हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 30 जुलाई 2025 का डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स में आज हम डिस्कस करेंगे 3 टॉपिक्स, और इन 3 टॉपिक्स के अलावा हम इनके मॉडल आंसर्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। इनके मॉडल आंसर्स नहीं, जो लास्ट क्लास में, लास्ट डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसका मॉडल आंसर डिस्कस करेंगे। और आज जो भी टॉपिक्स आप पढ़ोगे उनके ऊपर आपको प्रैक्टिस मेंस क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप इस साल मेंस दे रहे हो तो दीज टॉपिक्स आर हाईली बेनिफिशियल फॉर यू। अपार्ट फ्रॉम द मेंस, प्रीलिम्स के लिए भी ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक इज निसार। निसार निसार बहुत सालों से न्यूज में है, बहुत सालों से इसकी चर्चाएं हुई हैं। फाइनली निसार्स को लॉन्च किया जा रहा है। साइंस एंड टेक के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिहाज से भी और मेंस के लिहाज से भी। जस्टिस ऑन होल्ड, जुडिशरी के बारे में, अपने लीगल सिस्टम के बारे में सेकंड टॉपिक आएगा। जीएस पेपर 2 पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ साथ एथिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ एसए के लिए भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड टॉपिक पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। रोजगार योजना है तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। गवर्नमेंट का स्कीम है, गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, और सोसाइटी को जस्टिस देने के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये तीनों टॉपिक आज हम लोग करने वाले हैं। जो भी नया वर्ड्स आप सीखिए, जो भी नया कीवर्ड्स आप सीखिए, उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। आप अपना कीवर्ड्स का, आप अपने वोकैबुलरी का रिटेंशन बढ़ा सकते हो। कॉग्निटिव इफेक्ट आता है उससे, है ना, और ज़्यादा आपका मेमोरी जो है वो शार्पन होता है, और वो सारे कीवर्ड आप फ्यूचर में ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पाओगे अगर आप ऐसा कर पाते हो। टॉपिक नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। निसार। निसार नाम रखा ही गया है नासा और इसरो से मिलके। नासा इसरो से मिलके बना है निसार। निसार फर्स्ट ज्वाइंट सैटेलाइट ऑफ नासा एंड इसरो, शेड्यूल्ड टू बी लॉन्च्ड ऑन जुलाई 30। नासा और इसरो का ज्वाइंट ऑपरेशन है, ज्वाइंट सैटेलाइट है। 30 जुलाई आज का डेट था कि आज इसको उड़ा दिया जाएगा, आज इसको अपने ऑर्बिट में भेज दिया जाएगा। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट यही है निसार। और निसार को कहां से लिफ्ट ऑफ कराया जाएगा? श्रीहरिकोटा, इंडिया से। GSLV Mark 2 से the 12,000 crore mission has been over a decade in the making and is being considered as one of the world most advanced earth observation mission। वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन जो है वो इसको बोला जा रहा है। 12,000 करोड़ का ये मिशन है। लॉन्च डिटेल्स कहां पे है, लोकेशन कहां है? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा। GSLV F-16 will place Nisar into a 743 kilometer sun synchronous orbit with an inclination of 98.40 डिग्री। तो इसको सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा में है, ये फैक्चुअल डिटेल्स प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। GSLV F-16 इसको प्लेस करेगा निसार को, और ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में जाएगा, सन के साथ सिंक होने वाले ऑर्बिट में जाएगा। ये अर्थ से इसका ऑर्बिट का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 743 किलोमीटर होगा, और इंक्लिनेशन कितना होगा? 99 डिग्री के अप्रॉक्स होगा। नासा और इसरो क्या क्या कंपोनेंट देने वाले हैं? ऑब्वियसली जीपीएस किसके पास है? नासा के पास। जीपीएस एंटीना कौन देगा? नासा देगा। इसरो क्या देगा? इसरो अलग अलग से SAR फीड अपर्चर, सोलर एरेज, स्टार ट्रैकर्स, है ना, ये सब इंस्ट्रूमेंट नासा का है, ये सब इंस्ट्रूमेंट इसरो का है। अभी फिगर में कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको आगे बताऊंगा क्या आपको याद रखना है। GSLV एक लॉन्च व्हीकल है जिससे सैटेलाइट्स को क्या किया जाता है? लॉन्च किया जाता है। सैटेलाइट को या स्पेस का कुछ भी आपको, गगनयान या फिर कुछ और हो, तो इससे आपको क्या किया जा सकता है? लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया जाता है। एक पावरफुल रॉकेट है, मीन टू कैरी हेवियर सैटेलाइट मच डीपर इनटू स्पेस। हेवियर सैटेलाइट को स्पेस में डीपर लेके जाता है। इसरो हैज रीनेम्ड GSLV Mark 3 एज लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इसका नाम इसरो ने बदल के क्या कर दिया है? लॉन्च व्हीकल मार्क 3। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इज अ 3 स्टेज मीडियम टू हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल। मीडियम लॉन्च व्हीकल है या हैवी लिफ्ट, बहुत हैवी सैटेलाइट्स को भी ये लॉन्च कर सकता है। इसको किसने डेवलप किया है? इसको इसरो ने। इस LMV-3 को इसरो ने लॉन्च किया है। 3 स्टेज में सॉलिड और लिक्विड फ्यूल इसमें यूज होते हैं। पे लोड कितना है? 2500 kg। 2500 kg का लोड लेके ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट अर्थ से बहुत ऊपर होता है, 36,000 किलोमीटर की ऑर्बिट तक ये पहुंचा सकता है।
पहली बार इसको 2001 में यूज किया गया था। तो ये हो गया थोड़ा बहुत डिटेल जीएसएलवी के बारे में। अब अर्थ की जब हम बात करें, अर्थ के अराउंड, अर्थ के बिल्कुल पास, अर्थ का जो बिल्कुल पास वाला ऑर्बिट है उसको हम लोग बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट, है ना, जिसमें जो डिस्टेंस है वो लेस देन 2000 किलोमीटर या उससे भी कम आती है, उसको हम बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। मीडियम अर्थ ऑर्बिट 2000 किलोमीटर से 20,000 किलोमीटर तक हम बोल देते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट। और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है, अर्थ से बहुत दूर 36,000 किलोमीटर के पास होता है, 36,000 किलोमीटर। जियो अर्थ ऑर्बिट जो है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है, इसका जो आपका टोटल अर्थ के सरफेस से डिस्टेंस है वो आपको पता होना चाहिए, 36,000 किलोमीटर। ये एग्जाम्स में काफी पूछा जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ से ऑर्बिट में कितना टाइम लगेगा, लो अर्थ ऑर्बिट में 1.5 आवर्स में ही पूरा अर्थ का रोटेशन हो सकता है, ठीक है। मीडियम और ऑर्बिट में 2 से 12 आवर के बीच में पूरा अर्थ का रोटेशन पॉसिबल है। और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में कितना लगता है, 24 घंटा। 24 घंटा अर्थ को लगेगा, 24 आवर सैटेलाइट को भी लगेगा, तभी उसका नाम क्या है, जियो स्टेशनरी। लो अर्थ ऑर्बिट में फटाफट सैटेलाइट क्या करता है, ऑर्बिट करते रहता है। इंडिया यूएस कंट्रीब्यूशन, अब ये निसार जो है, निसार में इसरो का क्या कंट्रीब्यूशन है, नासा का क्या कंट्रीब्यूशन है। इसरो का कंट्रीब्यूशन है कंट्रीब्यूटेड द स्पेसक्राफ्ट बस इंटायर एस बैंड रडार के ए बैंड टेलीमेट्री एंड लॉन्च सपोर्ट, लॉन्च करने का काम इसरो का था। नासा प्रोवाइडेड एल बैंड रडार, इसरो का है एस बैंड, इसरो एस से आ जाएगा एस बैंड, नासा का है एल बैंड, है ना, एल बैंड है नासा का। ये एल बैंड और एस बैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको आगे समझाऊंगा। The satellite was integrated and tested in Bengaluru, symbolizing made in India ownership of a global science instrument. अब नासा का है, नासा का है एल बैंड, इसरो से एस से आप याद रखो एस बैंड, इसरो का है एस बैंड। तो एल बैंड रडार 1.257 गीगाहर्ट्ज कैपेसिटी का है। नासा कैन पेनेट्रेट डेंस फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट का भी इमेज निकाल के ला सकता है। फॉरेस्ट में आग लगी हुई हो, फॉरेस्ट पावर फायर हो, ठीक है, फॉग हो, धुंधलापन हो, वहां से भी इमेज निकाल के ला सकते हैं। एंड सॉइल लेयर्स को भी डिटेक्ट कर सकता है ना। ग्राउंड डिफॉर्मेशन एंड सब सरफेस मूवमेंट, सब सरफेस पे, सरफेस के थोड़ा नीचे भी अगर थोड़ा मूवमेंट हो रहा है उसको भी एल बैंड रडार जो है ऑब्जर्व कर सकता है, ये इसका खास बात है, ठीक है। जो सीधे सीधे एल बैंड नासा का है। एस बैंड इसरो वाला क्या करेगा, सरफेस लेवल पे मॉनिटर कर पाएगा, सरफेस लेवल, क्रॉप में चेंजेस, जो वीट है, गेहूं है, पका कि नहीं पका, धान जो राइस है, पैडी क्रॉप है, पका कि नहीं पका, बायोमास का एस्टिमेट, कितना पेड़ पौधे बढ़ रहा है, घट रहा है, वाटर लेवल बढ़ रहा है, घट रहा है, ये एस बैंड कर पाएगा। एल बैंड सॉइल से भी नीचे पेनिट्रेट कर सकता है, डुअल फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा, दैट विल बी डुअल फ्रीक्वेंसी 1.257 गीगाहर्ट्ज, 3.2 गीगाहर्ट्ज, दोनों फ्रीक्वेंसी इसमें काम करेंगे। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड मेंस, बोथ काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। This dual frequency advantage allow for all weather, day and night imaging, even through clouds, smoke or vegetation cover. Unique feature and capabilities of NISAR. NISAR का capabilities क्या है? NISAR uses sweep SAR technology and can observe Earth with a swath of 242 km at high spatial resolution. 242 km हाइट से भी अर्थ को एब्जॉर्ब कर पाएगा, पूरे अर्थ को 12 डे इंटरवल में डिवाइड करेगा, है ना, ऑल वेदर के टाइम पे, ठीक है। ये पूरा अर्थ का स्कैनिंग कर पाएगा। इसकी कैपेबिलिटीज क्या है, अर्थ के सरफेस में कोई भी स्मॉल चेंज, चाहे वो ग्लेशियर पिघलना हो, ग्लेशियर पिघलने से सरफेस का बढ़ना हो, वाटर सरफेस का, ग्राउंड का डिफॉर्मेशन हो, ठीक है, वेजिटेशन का डायनामिक्स हो, वेजिटेशन कैसे घट रहा है, बढ़ रहा है, वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे, ट्रैकिंग चेंजेस इन सॉइल मॉइस्चर, सॉइल का मॉइस्चर बढ़ रहा है, घट रहा है, ड्राउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैपिंग एंड मॉनिटरिंग सरफेस वाटर रिसोर्स, डिजास्टर रिस्पॉन्स, ये सब काम इसका आएगा। इसके अंदर एक स्वीप एसएआर है, स्वीप मतलब स्विफ्ट फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है। ये क्या करेगा, वाइड स्वैथ कवरेज एंड हाई स्पेशल रेजोल्यूशन भी प्रोवाइड करेगा। हाई स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब बहुत अच्छा फोटो वोटो प्रोवाइड करेगा। निसार का एप्लीकेशन, अब जब हमने इतना बात कर लिया तो डिजास्टर में, है ना, कोस्टल एंड ओशियन का मॉनिटरिंग, वाटर लेवल राइज वगैरह में, इन्वायरमेंट का ट्रैकिंग में, एग्रीकल्चर में, हर जगह हम निसार का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड टॉपिक, जस्टिस ऑन होल्ड। जस्टिस होल्ड पे है। जस्टिस होल्ड पे कब होता है, जब बहुत सारे कोर्ट केसेस पेंडिंग हो जाए तो जस्टिस कहां पे आता है, होल्ड पे आता है, ठीक। इंडियाज प्रॉब्लम ऑफ स्लो कोर्ट
cases has gained attention because more than 5 करोड़ cases are still waiting to be heard. इंडिया के कोर्ट्स में 5 करोड़ से भी ज्यादा केसेस पेंडिंग है, still waiting to be heard. इन द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तीनों कोर्ट का अगर हम मिला लें तो मोर देन 5 करोड़ कोर्ट केसेज आर पेंडिंग. सुप्रीम कोर्ट में ऑलमोस्ट 1 लाख कोर्ट केस पहुंचने वाले हैं, हाई कोर्ट में 63 लाख, डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट केसेस में 4.6 करोड़ केस है ना. तो डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में बहुत ज्यादा केसेस पेंडिंग है. जुडिशियल कैपेसिटी जो है वो कम है, जितना सैंक्शन किया गया है उससे भी 33% तक जो जजेस हैं वो उनका सीट जो है वो वैकेंट रहता है ना. एक तो सैंक्शन स्ट्रेंथ भी कम है, जितना सैंक्शन किया जाना चाहिए वो भी कम है. सैंक्शन कितना करना चाहिए? ओनली 15 जज पर 10 लाख पॉपुलेशन, जबकि लॉ कमीशन क्या रेकमेंड करता है? 50 जज होना चाहिए. होते कितने हैं? 15. 10 लाख की पॉपुलेशन पे इंडिया में 15 जज है, बट 10 लाख की पॉपुलेशन में 50 जज होने चाहिए. उसमें भी 33%, 15 जज में भी 33% वैकेंट है. कोर्ट लेवल एवरेज डिस्पोजल टाइम, सुप्रीम कोर्ट का एवरेज टाइम है 8.3 ईयर्स, हाई कोर्ट का 5.3 ईयर्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का 5.7 ईयर्स. जब इतना टाइम ये लोग लगाएंगे कोर्ट केसेस को डिस्पोज करने के लिए, तभी तो फिल्म बनती है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख. वो तारीख पे तारीख इसका नतीजा है. लोक अदालत, लोक अदालत एक अदालत होता है ना, ठीक है. इन केसेस, इन कोर्ट्स के अलावा खासकर छोटे जगहों पे है ना, डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोक अदालत लगाया जाता है. लोक अदालत इज अ रे ऑफ होप. 22.2 करोड़ केसेस को लोक अदालत ने 4 साल में निपटाया है. प्री लिटिगेशन स्टेज पे कोर्ट में केस होने जा रहा है, उसके पहले ही रोक के कि आओ बाहर सेटलमेंट कर लेते हैं. तो लोक अदालत, जनता की अदालत का यही काम है. ये पूरा ग्राफ है ना, ग्राफ को आप एनालाइज कर सकते हो डेटा को देखने के लिए. देखो ये है 22.2 करोड़ जो लोक अदालत ने पेंडिंग केसेस खत्म किए हैं. और ये कितने केसेस बढ़ रहे हैं? केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं. सबऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट केस में कितना कोर्ट केस बढ़ रहा है? सिविल केस है रेड वाला, क्रिमिनल केस है ब्लू वाला, ठीक है ना. विद इन 1 ईयर में कितने केस? 1 to 5 ईयर, 5 ईयर. ये सारा जो है ये डेटा आप देख सकते हो. ठीक बात है. जब आपको पीडीएफ मिलेगा इसमें से कुछ डेटा आप नोट कर सकते हो और उसको एग्जाम में यूज कर सकते हो. हमारी जो प्रेसिडेंट है मैडम द्रौपदी मुर्मू, वो क्या बोलती हैं? कॉमन मैन स्ट्रेस इंक्रीजेस. कॉमन मैन का स्ट्रेस, लीगल बैटल से बहुत ज्यादा स्ट्रेस इंक्रीज होता है. प्रेसिडेंट मुर्मू यूज करती हैं ब्लैक कोट सिंड्रोम का वर्ड. ब्लैक कोट सिंड्रोम, ब्लैक कोट सिंड्रोम मतलब है ना, बहुत सारे केसेस जो हैं वो पेंडिंग है. पेंडिंग होने का वजह क्या है? जुडिशियल वैकेंसीज, बहुत सारा जुडिशियल पोस्ट खाली है. प्रोसीजरल इनएफिशिएंसी, जो प्रोसेस फॉलो करना होता है वो प्रोसेस इनएफिशिएंट प्रोसेस है. प्रोसेस में ही बहुत टाइम लग जाता है, जज तक पहुंचने में ही बहुत टाइम लग जाता है. रूटीन एडजर्नमेंट बहुत होते हैं सिविल सूट्स में. इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, लैक ऑफ ई फाइलिंग, ऑनलाइन कोर्ट्स में फाइलिंग नहीं हो सकता, वर्चुअल हायरिंग कम होता है, आईटी सपोर्ट, डिजिटल टूल्स जो है जो होने चाहिए वो कम है. गवर्नमेंट केसेस बहुत पेंडिंग है. गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट लिटिगेंट. गवर्नमेंट का ही बहुत सारा 50% केसेस गवर्नमेंट का ही पेंडिंग है. सोचो है ना, वो तो सबसे बड़ी बात है. लैक ऑफ केस मैनेजमेंट सिस्टम, नो स्ट्रक्चर्ड टाइमलाइंस ऑफ ट्रैकिंग, नो स्ट्रक्चर्ड टाइमलीनेस ऑफ ट्रैकिंग. टाइमलीनेस ट्रैकिंग का जो है वो बहुत ज्यादा कम है. रेगुलर कोर्ट्स अनलाइक फास्ट ट्रैक वंस हैव इंडेफिनिट डिलेज. रेगुलर कोर्ट्स अनलाइक फास्ट ट्रैक, रेगुलर कोर्ट्स में बहुत ज्यादा डिले देखने के लिए मिलता है. ठीक है. गवर्नमेंट का केस कैसे होता है? फॉर एग्जांपल किसी को पुलिस ने पकड़ लिया, ऐसे ही तुमने केस नहीं किया, किसी ने केस नहीं किया है ना, बट फॉर एग्जांपल पुलिस ने खुद से पकड़ लिया जाके, या फिर टैक्स वाली जो बॉडीज हैं, इनकम टैक्स, जीएसटी है ना, किसी कंपनी को जाके खुद से पकड़ लिया, उनके ऊपर केस कर दिया, तो वो गवर्नमेंट केस लड़ रही है, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस उनका चल रहा है. ऐसे आप समझ सकते हो. वाई इज टाइमली जस्टिस वाइटल फॉर पब्लिक ट्रस्ट? मेंटेन फेथ इन द रूल ऑफ लॉ. टाइमली जस्टिस होगा तभी रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14 इन्फोर्स हो पाएगा, अदरवाइज क्या ही इन्फोर्स होगा. जेसिका लाल मर्डर केस है ना, नो वन किल्ड जेसिका करके इस पे फिल्म में बन चुका है रानी मुखर्जी का, आप देख सकते हो. ठीक है. कितने सालों तक उसका कुछ सुनवाई नहीं हुआ. इनिशियल डिले लेड टू आउटरेज, लेटर फास्ट ट्रैक अपील हेल्प रिस्टोर कॉन्फिडेंस, डिटर फ्यूचर क्राइम. अगर टाइमली जस्टिस मिले, यहाँ पे इंडिया में माइंडसेट क्या हो जाता है कि ठीक है कोर्ट में लड़ देंगे, कोर्ट पे तारीख मिलते जाएगी, वकील काम करते जाएंगे, होते जाएगा. टाइमली अगर केसेस निपटाए जाए लेंगे तो फ्यूचर क्राइम्स कम हो जाएंगे, डिटरेंस हो जाएगा.
रिड्यूस प्रोलॉन्ग्ड ट्रॉमा फॉर विक्टिम्स, है ना। आप कोर्ट केस से क्यों डरते हो? क्योंकि आपको पता है आप निर्दोष हो, जेल नहीं जाओगे, बच जाओगे, बट कोर्ट केस जाना, कोर्ट में बार बार जाना, बार बार जाना, बार बार जाना, ये खुद ही विक्टिम बना देता है। प्रोसेस इटसेल्फ मेक वन विक्टिम, प्रोसेस ही विक्टिमाइजेशन है, कोर्ट बार बार जाना ही विक्टिमाइजेशन है। प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ लीगल लूपहोल्स, डिलेज अलाउड मैनिपुलेशन ऑफ एविडेंस एंड थ्रेट्स, जितना डिले होगा मैनिपुलेशन केस का उतना बढ़ता जाता है, सारा उसका डेटा और जो भी उसका एविडेंस है खराब होता जाता है। ऐसे में एडीआर बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। एडीआर का मतलब होता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कोर्ट में नहीं जाके कोर्ट के बाहर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के अल्टरनेटिव तरीके कौन से तरीके हैं? आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, नेगोशिएशन, लोक अदालत। लोक अदालत के बाद में हम समझ रहे थे, अब ये सारे तरीके हैं, ये पूरे जो हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आप पढ़ते हो पॉलिटी में, गवर्नेंस में, डिटेल में कभी और हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करना, नेगोशिएट कर लेना, मीडिएट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल 30,000 मीडिएशन दिल्ली में है, रिजॉल्व 2 लाख प्लस केस सिंस 2005। ये फास्टर भी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। कोर्ट से बाहर दोनों पार्टी आ जाती हैं कोर्ट के बाहर, है ना, और कोर्ट के बाहर आके मीडिएशन सेंटर पे न्यूट्रली उनको मीडिएट करा दिया जाता है। हाउ इफेक्टिव आर लोक अदालत? लोक अदालत ने भी बहुत सारा ब्लॉकेज क्लियर किया है। नवंबर 23 नेशनल लोक अदालत सेटल ओवर 1 करोड़ केसेज इन अ डे, एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा केस क्लोज हुए। लिटिगेशन का टाइम और कॉस्ट दोनों कम होता है, बाइंडिंग भी होता है, फाइनल भी होता है। लोक अदालत के बाद आप कहीं और अपील नहीं कर सकते, दोनों पार्टी अग्री होनी चाहिए, दोनों पार्टी के बीच में सेटलमेंट कराना। कई बार दोनों पार्टी ईगो में एक दूसरे पे केस कर देती है, फिर जब वहां पे लोक अदालत में समझाया जाता है कि देखो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी केस लड़ते लड़ते, वो दोनों पार्टी मान जाती है ना, अपने आप में सेटलमेंट कर लेती है। यही लोक अदालत का काम है। प्री लिटिगेशन केसेस ज्यादा आती हैं लोक अदालत में, बहुत सीरियस केस के लिए, बहुत सीरियस मैटर के लिए लोक अदालत यूज नहीं होता। बहुत कॉम्प्लेक्स मर्डर है, कुछ वैसा है, उसके लिए लोक अदालत इतना यूज नहीं होता। लोक अदालत हैव बीन ग्रांटेड स्टैट्यूटरी स्टेटस अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 से उसको क्या मिला है? स्टैट्यूटरी स्टेटस भी मिला है। एडीआर अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और नॉर्मल लोक अदालत में क्या डिफरेंस है? इसमें मीडिएशन, आर्बिट्रेशन यूज होता है ना। ये स्पेसिफिक एडीआर अंडर लीगल सर्विस एक्ट, इसके लिए अलग से एक्ट बना हुआ है। आर्बिट्रेशन बाइंडिंग्स होते हैं, ये भी फाइनल है, बाइंडिंग है, इसमें भी कोई अपील नहीं होगा। लोक अदालत में कॉस्ट बहुत कम हो जाता है। एडीआर जो होते हैं ये बड़े बड़े कंपनीज जहां इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ एडीआर बहुत यूज होता है। कंपनीज जहां इन्वॉल्व होते हैं, बड़े बड़े कंसिलिएशन, मीडिएशन, नेगोशिएशन बहुत यूज होता है, वहां पे बहुत हैवी पैसा यूज होता है। पैसे का रोल जो है बहुत ही ज्यादा है। वे फॉरवर्ड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग एंड लीगल अवेयरनेस, strengthen infrastructure and ensure regular training for mediators and conciliators, promote legal literacy to make citizen aware of ADR mechanism and lok adalat as effective alternative to litigation। way forward क्या है? legal awareness बढ़ाया जाए, कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए, डिजिटल इंटीग्रेशन किया जाए। डिजिटल इंटीग्रेशन जो है कम है। आपने ये कोर्ट जरूर सुना होगा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो अभी वही सारी चीजें चल रही हैं। हम लोग कोर्ट्स को डिजिटाइज ही नहीं कर पा रहे हैं। डिजिटाइज, डेटा ड्रिवन, है ना, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये सारा काम करने से हम और ज्यादा फास्ट ट्रैक जस्टिस कर पाएंगे। थर्ड टॉपिक है पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। हमने कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ईएलआई स्कीम। तो ईएलआई स्कीम फॉर्मली लॉन्च कर दिया गवर्नमेंट ने, और नाम क्या रखा है? पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। तो जो हमने पहले डिस्कस किया था कुछ दिनों पहले, आई थिंक 1 वीक 2 वीक पहले, वही डिस्कशन यहाँ पे भी होने वाला है, बट थोड़ा और इलेबोरेट तरीके से। अब ये स्कीम आ गया तो डायरेक्टली प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए हाईली इंपॉर्टेंट रहेगा। अगले साल आप चाहे प्रीलिम्स दे रहे हो, इस साल चाहे आप मेंस दे रहे हो। ये कब से लागू हो रहा है? 1 अगस्त 2025 से लागू हो रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है? फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट नहीं कि सड़क बन रही है, रोड बन रहा है, लेबर आ रहे हैं, वैसा नहीं। फॉर्मल, कंपनी में कोई आ रहा है, कोई जॉब को ज्वाइन कर रहा है, उसका पीएफ कट रहा है, प्रोविडेंट फंड कट रहा है, इंश्योरेंस हो रहा है उसका। फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। 99,446 करोड़ 2 साल में यहाँ पे खर्चा करने वाली गवर्नमेंट, ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ खर्चा होने वाला है। ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का कवरेज बढ़ जाएगा। मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है कि कोई एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया किसी कंपनी को, अब उस कंपनी क्या करेगी? उस एम्प्लॉय का
पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड कटवाएगी, वो एक तरह से क्या है, सोशल सिक्योरिटी है ना। उसका पैसा बैंक में जमा होते जाएगा, कंपनी भी अपनी तरफ से कुछ जमा करेगी, एम्प्लॉय का भी सैलरी का कुछ पार्ट जमा हो सकता है, और ये पीएफ जो है कटते जमा होते रहेगा, है ना। आफ्टर फ्यू इयर्स वो पीएफ को निकाल पाओगे जब भी आप क्राइसिस के सिचुएशन में हो। तो एक तरह से वो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है आपके लिए, एक जो पीएफ कट के आपका जमा हो रहा है वो एक इंश्योरेंस भी क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो ये विकसित भारत योजना जो है, विकसित भारत रोजगार योजना, सेक्टोरल कवरेज बहुत सारे सेक्टर्स के लिए है। मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज्यादा यहाँ पे बल दिया गया है, फोर्स किया गया है। 3.5 करोड़ जॉब्स इन 2 इयर्स का एम्फेसिस है, 3.5 करोड़ जॉब जनरेट किया जाए 2 साल में। गुड न्यूज फॉर फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर्स, पहली बार फॉर फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज, जो पहली बार एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉइज मतलब बिजनेसेस, एम्प्लॉइज मतलब है ना बिल्डिंग्स, एम्प्लॉइज मतलब क्या बोलोगे, कंपनीज जो पहली बार लोगों को हायर करेंगे उनके लिए बहुत अच्छा इंसेंटिव है, जॉब क्रिएशन को सपोर्ट करने के लिए, फर्स्ट टाइमर्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और ज्यादा ग्रोथ लेके आने के लिए। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप क्या है, टू टैकल की चैलेंजेस। फॉर्मलाइजेशन इंडिया में बहुत कम है, इनफॉर्मली लोग 9 to 5 करते रहते हैं, है ना, पर दिन दिहाड़ी पे काम करते रहते हैं, तो जॉब ग्रोथ कम होता है मैन्युफैक्चरिंग में, इंसेंटिव कम होता है यूथ के लिए वर्कफोर्स में इंटर होने के लिए। द ड्यूअल फोकस ऑफ द स्कीम सपोर्टिंग फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज एंड इंसेंटिवाइजिंग एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉइज को भी सपोर्ट करना है, एम्प्लॉयर्स को भी सपोर्ट करना है। फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज, फर्स्ट टाइम में जो नौकरी ज्वाइन करने वाला है उसको, और एम्प्लॉयर्स जो है, बिजनेस हाउसेज जो हैं उनको भी सपोर्ट करने वाला है। यहां पे शायद मैंने उल्टा बोला होगा, ठीक है। द स्कीम इज अप्लीकेबल टू जॉब्स क्रिएटेड बिटवीन अगस्त 1 एंड जुलाई 31। ये 2 साल में जितने जॉब क्रिएट होने वाले हैं ये पूरे पे ये स्कीम क्या होगा, इंप्लीमेंटेड होगा। 1 लाख करोड़ रुपए कम नहीं होता है, ठीक है। पार्ट ए इंसेंटिवाइजिंग फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज, पार्ट बी सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स ऑफ ऑल सेक्टर विथ स्पेशल फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस ज्यादा है क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे, पहले एम्प्लॉइज को पैसा मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। एम्प्लॉइज का जिनका मंथली सैलरी 1 लाख से कम है उनको बेनिफिट मिलेगा 1 मंथ ईपीएफ वेज, 1 मंथ ईपीएफ वेज, 1 मंथ का वेज, मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन 1500,000 पेड इन 2 इंस्टॉलमेंट, है ना। जब वो सर्विस या जॉब ज्वाइन करेगा उसके 6 मंथ्स के बाद, और दूसरा 12 मंथ्स के बाद मिलेगा जब वो फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम ज्वाइन कर लेगा। व्हाट इज फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम? फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम क्या है? फाइनेंशियली आपको लिटरेट करना, आपको सेविंग करना सिखाना, आपको पेंशन का यूज सिखाना, आपको इंश्योरेंस लेना सिखाना, ये क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम। फाइनेंशियल लिटरेसी सबके लिए बहुत जरूरी है। जब अब मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं तो बहुत सारी चीजें इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अ पोर्शन हेल्ड इन सेविंग डिपॉजिट अकाउंट टू प्रमोट फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम अटेंड करोगे, 12 मंथ कंप्लीट करोगे, तो जाके बाकी का पैसा आपको 15,000 का 7,500 मिलेगा, है ना। 1 मंथ का वेज मैक्सिमम इतना ही मिल सकता है, इससे कम भी हो सकता है। एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट 1.92 करोड़ फर्स्ट टाइम वर्कर, इतने वर्कर को हेल्प करेगा। पार्ट बी में किसके लिए है? एम्प्लॉयर्स के लिए। पार्ट ए में किसके लिए है? एम्प्लॉयज के लिए। एम्प्लॉयर्स के लिए क्या होगा? इंसेंटिव्स फॉर जनरेटिंग एडिशनल एम्प्लॉयमेंट, है ना। अगर कोई 2 से ज्यादा एम्प्लॉय और ऐड करता है, जिसमें मान लो फॉर एग्जांपल कोई एक इंस्टीट्यूट है, कंपनी है, फॉर एग्जांपल स्मार्ट आईएएस, लेस देन 50 स्टाफ है, अगर वो 2 से ज्यादा एम्प्लॉयज हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इंसेंटिवाइज किया जाएगा। बट मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये ज्यादा है, ठीक है। अगर स्टाफ की संख्या 50 से ज्यादा है तो 5 से ज्यादा एम्प्लॉय ऐड करने पड़ेंगे, 5 या 5 से ज्यादा। तो नए एम्प्लॉय के लिए क्या इंसेंटिव मिलेगा? 1000, 2000 और 3000। 1000 तब जब सैलरी 10,000 तक है, 2000 तब जब सैलरी 10 से 20 है, 3000 तब जब सैलरी 20 से 1 लाख के बीच में। ये इंसेंटिव कौन देगा? ये इंसेंटिव गवर्नमेंट दे रहा है। किसको दे रहा है? एम्प्लॉयर्स को दे रहा है, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन एंड पेमेंट मैकेनिज्म। पेमेंट मैकेनिज्म क्या होगा? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आधार से पेमेंट सिस्टम को लिंक करके डायरेक्टली, है ना, एम्प्लॉइज के अकाउंट में चला जाएगा। और एम्प्लॉयर में कहा जाएगा, एम्प्लॉयर इंसेंटिव विल बी क्रेडिटेड डायरेक्टली इनटू पैन लिंक्ड अकाउंट। पैन से जो अकाउंट, जो बिजनेसेस के पैन से जो अकाउंट लिंक होता है वहां चला जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ पेमेंट 2 ईयर अक्रॉस ऑल सेक्टर, 4 ईयर फॉर मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के लिए ड्यूरेशन ऑफ पेमेंट क्या रखा गया है? 4 ईयर। द इंसेंटिव लिंक्ड मॉडल इनकरेज सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट। सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करता है कि एम्प्लॉयमेंट सस्टेन्ड रहे, मिसयूज कम से कम हो, एम्प्लॉयर भी हैप्पी रहे, एम्प्लॉय भी हैप्पी रहे, दोनों कंटिन्यूटी में काम करें, कॉम्प्लायंस बनाए।
बेनिफिट क्या है? फॉर्मलाइजेशन, एक तो जॉब क्रिएट भी होगा, दूसरा फॉर्मलाइज्ड जॉब क्रिएट होगा। हायरिंग कॉस्ट एम्प्लॉयर्स का घटेगा। हायरिंग कॉस्ट क्यों घटेगा? क्योंकि उनका जो बर्डन है, बर्डन 2000 3000 पर एम्प्लॉय जो है वो गवर्नमेंट बियर कर रही है। सपोर्ट्स लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की बात की जा रही है ना। एक्सटेंडेड बेनिफिट इन थर्ड एंड फोर्थ ईयर भी उनको बेनिफिट मिलेगा। फाइनेंशियल लिटरेसी को भी प्रमोट किया जाएगा, सेविंग्स को प्रमोट किया जाएगा, एमएसएमई का पार्टिसिपेशन प्रमोट किया जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लिंक किया जाएगा, है ना। क्रॉस सेक्टरल, बहुत सारे सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट को पुश मिलेगा इससे। चैलेंजेस क्या है? लोगों के पास अवेयरनेस का कम होना, है ना। इंप्लीमेंटेशन में बहुत सारा चैलेंज को बोलते हैं बॉटलनेक्स, है ना। ट्रैकिंग कॉम्प्लायंस, ईपीएफओ रजिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी, ये सबको ट्रैक कर पाना, है ना। स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग चाहिए होगा। इनफॉर्मल वर्कर्स अभी भी एक्सक्लूड रह जाएंगे। जो लोग दिहाड़ी पे काम करने वाले बहुत से वर्कर हैं, वो गिग वर्कर, जोमेटो स्विगी वाले वर्कर, वो अभी भी एक्सक्लूडेड रह जाएंगे। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट का रिस्क है, 2 साल एम्प्लॉयमेंट मिला फिर छूट गया, इसका भी रिस्क यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। ब्रॉडर इंप्लीकेशन क्या होगा, है ना। सम ट्रेड यूनियन लाइक सेंटर फॉर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन हैव क्रिटिसाइज्ड द स्कीम, एलिजिंग इट डाइवर्ट्स पब्लिक फंड टू द एम्प्लॉयर क्लास विदाउट सफिशिएंट अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, है ना। सफिशिएंट अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म नहीं है, डायरेक्टली फंड, जो फंड यहाँ पे किसके पास आ रहा था? एम्प्लॉयर्स के पास आ रहा था, कंपनीज के पास आ रहा था, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना जरूरी है। ये कौन बोल रहा है? ट्रेड यूनियन बोल रहा है। डिस्पाइट डाइवर्जेंट ओपिनियन, द स्कीम डिजाइन इंडिकेट a move toward a more structured incentive driven employment landscape especially in post pandemic economy। और ज्यादा हम लोग स्ट्रक्चर्ड और इंसेंटिव ड्रिवन एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर पाएंगे। लास्ट क्लास में मैंने जो क्वेश्चन दिया था क्लाइमेट चेंज के ऊपर, क्लाइमेट चेंज हैज इंटेंसिफाइड द फ्रीक्वेंसी एंड इंपैक्ट ऑफ GLOF, है ना, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। तो उसके बारे में, है ना, कैसे टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेवरेज किया जाएगा डिजास्टर को कम करने के लिए। तो पहले GLOF क्या है वो बता दो, ठीक बात है। क्लाइमेट चेंज ने कैसे इंटेंसिफाई किया है, इसमें आप डेटा वेटा जो है डाल दो, है ना। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स कब कब आया वो डाल दो, इंक्रीज लैंडस्लाइड, ये सब सारा हम डाल सकते हैं। सेकेंड पार्ट में हम आंसर कर सकते हैं टेक्नोलॉजिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर्स। क्या क्या टेक्नोलॉजिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल मेजर्स लिया गया है? अर्ली वार्निंग सिस्टम, रिमोट सेंसिंग एंड सैटेलाइट मॉनिटरिंग, रिमोट सेंसिंग का यूज, सैटेलाइट मॉनिटरिंग, स्ट्रक्चर मिटिगेशन मेजर्स, है ना। एग्जाम्पल तोशो रोल्पा लेक प्रोजेक्ट इज अ रेप्लिकेबल मॉडल, कि उसको रेप्लिकेट किया जा सकता है हर जगह। इतना ही एग्जाम्पल लिखना है ना। तोशो रोल्पा लेक क्या करता है, कैसे है, वो उसको डिटेल में आपको नहीं लिखना है। फोर्थ फिफ्थ रिस्क जोनेशन, ये कल जो हमने पॉइंट्स बताए आपको वही सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। लास्ट में आप क्या लिख सकते हो? इसका कंक्लूजन लिख सकते हो। तो आई होप आज का डीसी आपको समझ में आया होगा। डेली करंट अफेयर्स, ये 2 क्वेश्चन जस्टिस के ऊपर, जस्टिस डिलेज इज जस्टिस डिनाइड, जो हमने टॉपिक पढ़ा उसके ऊपर, और पीएम विकसित भारत रोजगार योजना उसके ऊपर। ये 2 आपके लिए मॉडल क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको कल मिलेगा। आप ये रोज आंसर्स लिखिए, और आंसर लिखने के बाद आप चेक भी करा सकते हो, और अगले दिन के मॉडल आंसर के साथ आप इनको मैच भी कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल, और इसके बाद हम लोग मिलते हैं कब? कल। थैंक यू, जय हिंद।